नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि बेरोज़गारी क्या है, बेरोज़गारी दर क्या है, कैसे मापा जाता है और इससे कैसे हम आकलन करें कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है। हमारे साथ हैं इकोनॉमिस्ट आमिर साहब। आमिर साहब जो प्रोफ़ेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स की बारीकियों को बहुत बखूबी समझते हैं। आमिर साहब नमस्कार और आपका स्वागत। ढेर सारे लोग हैं जिनके पास क्या हर आदमी के पास सर्वे वाले पहुँच नहीं पाते हैं। नहीं वो एक पहुंच नमूना पाते। लेते होंगे कि इतने लोगों को हमने किया और उसके जी आधार हाँ। पे हमको पता चला कि इतने लोग हैं। जैसे चुनाव के समय ओपिनियन पोल वाले या एग्ज़िट पोल वाले सर्वे होते सही सही हैं। कहा आपने। लेकिन एक बड़ी आबादी है हमारे देश में, चूँकि आबादी हमारे यहाँ जो एक तरीके की आबादी नहीं है दुनिया के बाकी देश संपन्न देशों की तरह। हमारे यहाँ जी तरह-तरह हाँ। की आबादी। कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, कोई गाँव में है, कोई सुदूर गाँव में है, जहाँ पहुँचना मुश्किल है, कोई शहर में है, कोई महानगर में भी है जो झोपड़पट्टी में है और तरह-तरह के मतलब जितने तरह के दुनिया में हो सकते हैं, वो तमाम हिंदुस्तान में। और है, जी इसका हाँ। सैंपल निकालना आसान काम नहीं है, नहीं है। बहुत कठिन काम है सैंपल निकालना। क्योंकि जैसे अगर हम सैंपल हम लोग को बचपन में जो सांख्यिकी पढ़ाई गई थी स्टैटिस्टिक्स कि जैसे आपकी माताजी चावल बनाती हैं एक बर्तन में और चावल का 2 दाना दबा करके समझ लेती हैं कि भात पक गया, चावल पक गया। यस, यस। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स ये करता है। लेकिन हम देखते हैं कि चावल में तो एक तरह से आग नीचे से आ रही है, वो एक ही बर्तन है और उसमें सारा सब हो रहा है। लेकिन हमारा जो समाज है एकदम बड़ा ही अद्भुत समाज है, बड़ा अलग किस्म का समाज है। तो इसमें जो बेरोज़गारी दर निकालते हैं या बेरोज़गारों की गिनती करते हैं, एग्ज़ैक्ट गिनती कैसे होती है? क्या गिनती है हमारे पास देश में कि हमारे देश में जी, कुल कितने बेरोज़गार हैं? जी हाँ। तो इस बात का मैं आपको समझा दूं कि एक तो हम 50-60 करोड़ लोगों को कैसे गिनेंगे। यानी हर 3 महीने को अगर हमें 70 करोड़ लोगों से पूछना है तो बड़ा मुश्किल है। शायद 10 साल बाद जब सारे 70 करोड़ लोगों के पास फोन आ जाएगा, स्मार्टफोन आ जाएगा, तब कर सकते हैं। लेकिन अभी हम कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम इनमें से लाख, सवा लाख, 1.5 लाख लोगों से पूछते हैं। लेकिन ये आपको मैं आश्वासन दे दूं कि ये जो हमारा मेथोडोलॉजी है सैंपल का सेलेक्ट करने का, ये 50-60 साल पहले से चली आ रही है और ये दुनिया की बेहतरीन मेथोडोलॉजीज में से। तो हम वाकई वही चावल देखते हैं और वही चावल चख लेते हैं जिससे हमें सारी बर्तन का पता चल जाता है। तो ये जो हमारा सैंपल है, इसको मैं कह सकता हूं, हम जैसे कई इकोनॉमिस्ट हैं जो जो सरकार के साथ है या नहीं है, जो दोनों तरह के लोग आपको बताएंगे कि हमारे आंकड़े जो है वो उमूमन ज्यादातर हमारे आंकड़े बड़े सही होते हैं, क्योंकि हमने ये बहुत मुश्किल से और बड़ी रोबस्ट किस्म से ये मेथोडोलॉजी बनाई। ये बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, महालनोबिस और तेंदुलकर वगैरह, जिन्होंने ये बनाया था, और ये दुनिया के माने हुए स्टैटिस्टिशियंस है। तो अगर आप देखें तो मेथड इसमें, इसीलिए सरकार घबरा जाती, इसीलिए सरकार सर्वे का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करती, क्योंकि उसे पता है कि ये सही नंबर है। और उससे नुकसान उन्हीं को बहुत होता है, क्योंकि जब आप कोई कोई इंफॉर्मेशन को छुपाते हो ना, तो लोग समझते हैं कि कोई बहुत ही बड़ी चीज होगी जिसकी वजह से छुपा रहे हो। अगर आपने कहा कि 100 लोग मर गए और आपने उसको छुपा लिया, तो लोग समझेंगे 1000 लोग मर गए। तो आपको अच्छा ही है कि आप सही सही बातें बताएं। तो बेरोजगारी के साथ हुआ ये कि जब सरकार ने 9% को छुपाया तो लोगों ने कहा 19% है। आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, नुकसान आपको हुआ। तो इसीलिए हर मुल्क में डेटा जो होता है वो साफ साफ बयान करना होता है। हमारे पास अगर आप सिर्फ जो सरकारी डेटा है, आप बिल्कुल कहीं और ना जाए। हम सब यही कह रहे हैं कि देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो प्योरली सरकारी डेटा की बात कर रहे हैं, जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स दे रही है। उस स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हमारे पास कम से कम 10% ऐसे लोग हैं जो नौकरी की तलाश करते हुए बेरोजगार हैं, और ऐसे और इतने ही लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने नौकरी की तलाश करना छोड़ दिया। इस वजह से जब आप काउंट करें तो आप ये 2%, 4%, 6% सही फिगर है ये। लेकिन जब आप इसको नंबर में तब्दील करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये 3 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं, ये 12 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार हैं,
इनमें से अगर आप औरतों की एम्प्लॉयमेंट की बात करें तब तो ये फिगर बहुत ही शर्मनाक हो जाती है, क्योंकि हमारे पास दुनिया में सबसे कम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। हमारी औरतें न सिर्फ नौकरी नहीं करती बल्कि उनको हम अलाउ भी नहीं करते करने, हम उनको नहीं, जाने भी नहीं देते करने। सर अभी तो ये स्थिति है, जैसे मैं बिहार यूपी की ही बात करूं, सबसे गरीब इलाका वही है। गाँव में भी बात करूं, हर कोई काम करना चाहता है। और हम अपने आसपास अगर मुंबई में भी देखते हैं तो जी हम देख रहे हैं कि एक आदमी 3-3 काम कर रहा है। वो ऑफिस भी जाता है, सुबह उठ के दूध भी सप्लाई करता है, शाम में बड़े की दुकान भी लगा लेता है, और वो जो है वो तमाम काम करता है। वो दिन भर बिजी रहता है, उसकी बीवी भी साथ में खड़ी रहती है, और उसका बेटा भी आ जाता है कहीं से ड्यूटी करके, तो वो भी लग जाता है, जिससे किसान के यहाँ होता है। लेकिन फिर भी हर किसी से पूछिए तो शायद ही लोग बोलते हैं जो नौकरी की तलाश नहीं है। बहुत कम प्रतिशत है जिनको नौकरी की तलाश तो नहीं है। धनंजय ये जो आपने कहा ना, ये सैंपल का मसला है, ये गलत सैंपल। अगर हम अपने आसपास देखें और उनसे अंदाजा लगाएं तो ये गलत सैंपलिंग होगी, क्योंकि हम अपनी ही तरह के लोगों को देखते हैं या अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। उस वजह से ऐसे लगता है कि हर आदमी काम की तलाश में और हर आदमी की नौकरी, ऐसा है नहीं। एक्चुअली अगर आप देखें तो बहुत कम लोग, आधे लोग तो ऐसे हैं जो काम की तलाश इस वजह से नहीं करते क्योंकि उनको कोई उम्मीद ही नहीं है कि काम मिलेगा। ये जो मुंबई आ गया है, ये जो चंद लोग मुंबई आ गए हैं, तो कितने लोग मुंबई आए पिछले 25 साल में? 20 मिलियन लोग आए, 20 मिलियन, हाँ 25 साल में। इस साल 5 मिलियन लोग निकले होंगे गांव से पूरे मुल्क में। तो ये बहुत कम लोग हैं, उन लोगों को है नौकरी की तलाश। लेकिन जो 90 मिलियन बचे हुए हैं उन्होंने तो कदम ही नहीं रखा बाहर, वो असली बेरोजगार है, नहीं, वो लेकिन गरीब है। गांव में भी एक बड़ी आबादी है, जिसे हम लोग के यहाँ पलायन जो है, माइग्रेशन जो है बहुत बड़े लेवल पे है। और जी वो माइग्रेशन, वो चाहे वो एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पे हो, माइग्रेशन ईंट भट्ठा में काम करने वाले हो, हाँ रिक्शा हाँ। चलाने वाले हो, कोई काम की तलाश में निकले हुए हो, या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम लोग दिख रहे हैं कि उनको रोजगार की तलाश है। गांव में भी मिले नहीं मिले वो अलग इशू है, लेकिन तो मैं जैसे यही कह रहा हूँ आपसे, जी तो मैं यही जी कह रहा हूँ आपसे कि हमारे पास आधे लोग ऐसे हैं जो काम की तलाश कर रहे हैं और आधे जी, लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो मायूस होके काम तलाश करना बंद कर दिया है। बंद कर दिया। वो जो आधे लोग हैं उनको देख रहे हैं हम। उन आधे जी लोगों में उन आधे लोगों में हम कितनों को नौकरी दे पा रहे हैं? जी अगर आप पिछले साल देखें तो हमें चाहिए था 1.5 करोड़ नई नौकरियां। हमें हर साल 1.5 करोड़ नई नौकरियां चाहिए होती हैं। तो मैं आप ये एक आंकड़ा आप सब लोगों को ये समझा देगा कि हमारा मसला क्या है। हमें चाहिए 1.5 करोड़ नई नौकरियां। प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि मैं एक हर 1.25 करोड़ नई हर साल नौकरियां 2 करोड़। हर साल 2 करोड़ नई नौकरी, इसी वजह से कहा था क्योंकि हमें 1.5-2 करोड़ नई नौकरियां चाहिए। 1.5-2 करोड़ हमारे बच्चे नौजवान हो जाते हैं हर साल। लेकिन हमने नौकरियां कितनी पैदा की? 2015, 16, 17, 18, 4 साल में हमने हर साल, जब हमको 2-1.5 करोड़ कम से कम नौकरियां चाहिए थी, हमने हमारी नई नौकरियां थी 1.5 लाख। 1.5 करोड़ की जगह 1.5 लाख, 10% नहीं, 1%। तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम नई नौकरियां हम नहीं पैदा कर सक रहे, और वो इस वजह से नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि एक हमारा जो उद्योगपति है वो नई फैक्ट्रियां नहीं बना रहा है। हमारा उद्योगपति अपने पैसे वो या तो अपने पास रखा हुआ है या बाहर ले जा रहा है। बाहर का उद्योगपति जिसको आना चाहिए था इंडिया में, इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा मार्केट, उसने इंडिया आना बंद कर दिया। वो अब इन्वेस्ट करता है बांग्लादेश में, वियतनाम में, कंबोडिया में, हॉन्डुरास में, आयरलैंड में। इसकी वजह क्या है? ये सबसे बड़ा बड़ा प्रश्न। तशवीशनाक प्रश्न है जी कि आखिर देखिए, दुनिया में जितने ये मुल्क बड़े बने और जिनके पास बेरोजगारी और गरीबी से जिसने लड़ाई की, जैसे चाइना है। चाइना नया मुल्क है जिसने पिछले 40 साल में की, उससे पहले ब्राजील ने, उससे पहले अर्जेंटीना ने, उससे पहले मैक्सिको में। इन सब लोगों की गरीबी और बेरोजगारी से जो नजात मिली वो इस वजह से कि लोगों ने आके वहां पे इन्वेस्ट किया, फैक्ट्रियां बनाई।
हमें ये उम्मीद थी कि हमारे यहाँ भी यही होगा, कि हमारे पास भी लोग आएंगे, हमारे पास भी नौकरियां, फैक्ट्रीज बनेंगी। लेकिन शुरू हुआ, आने लगे कुछ लोग, लेकिन जैसे ही ये शुरू हुआ तब से फिर एक तरफ तो ग्लोबल प्रॉब्लम शुरू हुए। 2008-9 में यूरोपियन क्राइसिस हो गई, यूरोप के पास ही पैसा नहीं रहा, अमेरिका के पास पैसा नहीं रहा। उसके बाद फिर रशिया ने जंग शुरू कर दी, उसके बाद फिर कोविड हो गया। तो एक तो हमारी किस्मत खराब कि जब हम तैयार थे नए निवेश के लिए, तब लोगों के पास पैसे खत्म। दूसरी वजह ये हुई कि जब लोग आने लगे इंडिया, तब उनको ये लगने लगा कि इस मुल्क में निवेश करना चाहिए या नहीं, यहाँ की नीतियां कैसी हैं, यहाँ के खतरे क्या हैं। हम उनको ये आश्वासन नहीं दे पाए कि हमारे यहाँ आपका निवेश सिक्योर रहेगा। तीसरी वजह ये रही कि हमारे यहाँ टैक्स तो है ही बड़ा हुआ, वो थोड़ा सा कम किया हमने, लेकिन हमारे यहाँ सब जानते हैं, सब यही जिक्र करते हैं कि नहीं भाई, आपके यहाँ हम आते हैं तो आपके अफसर हमें लाइन में खड़ा कर देते हैं, हमें घंटों लगते हैं, महीनों लगते हैं एंट्री। और वो देखिए, वो इलॉन मस्क, उसकी बात सीधे प्रधानमंत्री से हो रही, वो आज तक नहीं आ पाया 4 साल में। 4-5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि इलॉन मस्क आएगा, अब वो और किससे बात करेगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ भटकते फिरेंगे, किस किस के पास जाएंगे। ये जो रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, ये हमें आने नहीं देती। वो ये भी कह रहे दबे लफ्जों में कि आपके यहाँ तो पैसे देने पड़ते, आपके यहाँ इसको रिश्वत देनी पड़ती, उसको रिश्वत देनी पड़ती। नया मसला ये कि आपके यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। तो उस वजह से एक बड़ी संख्या में लोग नहीं आते। और एक बड़ी वजह ये है कि जब वो चाइना जाते हैं या जब वो ब्राजील जाते हैं, तो उनको 80% आबादी ऐसी मिलती है, 70% ऐसी आबादी मिलती है जो कॉलेज जाती है। इंडिया में अभी भी 20% आबादी जाती है कॉलेज को, 80% आबादी कॉलेज को ली जाती है। आपको ये जो नए सेक्टर हैं, जो बड़े सेक्टर हैं, इनमें पढ़े लिखे लोग चाहिए। पढ़े लिखे लोग हमारे पास बहुत कम है। पढ़े लिखे लोगों को अच्छा, पढ़े लिखे हैं भी, हम 15 लाख इंजीनियर पैदा करते हैं हर साल, 15 लाख। उन 15 लाख में 50,000 ऐसे इंजीनियर हैं जिनको आप नौकरी दे सकते हैं। 14.5 लाख ने किसी तरह से घटिया किस्म के कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई, आपके पास है तो इंजीनियरिंग, लेकिन हम करेंगे क्या उनका, हमको इंजीनियर लायक नहीं। L&T ने जो बड़ी कंपनी है, उनको जो इंजीनियर लिया करते थे, उनको फिर 2 साल वो फिर पढ़ाया करते। वो खर्च कौन देगा। NTPC है, वो 2-2 साल का कोर्स रन करती है इंजीनियर को लेके। तो जब आपके पास इतना ज्यादा खर्च हो, तो आप फिर कोई और मुल्क चले जाएंगे जहां पे आपको पढ़ा लिखा हुनरमंद ग्रेजुएट मिल जाएगा। तो ये सारी वजूहत, एक ग्लोबल मसला हुआ, यूरोप में कटौती हुई, अमेरिका परेशान हुआ, रशिया में प्रॉब्लम हुए, कोविड आया, और हमारे पास इस किस्म का एजुकेशन सेक्टर, इस किस्म का हेल्थ सेक्टर था कि हम लोगों को तंदुरुस्त और पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर नहीं दे पा रहे। वो लोग ऐसे हैं जो बगैर नौकरी के हैं, उनके पास डिग्री तो है, लेकिन वो ना नौकरी कर सकते हैं, ना नौकरियां हैं। उसके अलावा आमिर साहब, ये जो पिछले 30-35 सालों से जो हमारे यहाँ धर्म का एजेंडा चल रहा है, सांप्रदायिक एजेंडा चल रहा है पॉलिटिक्स में, उसका भी तो असर पड़ा होगा। नहीं, आप सोचिए कि आप एक मुल्क में जाना चाह रहे हैं और वहां पे आप अपनी 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ जांच तो करेंगे ना कि वहां क्या हो रहा है। अब आप उस मुल्क की हेडलाइन पढ़ें कि वहां पे किसी ने गोश्त खा लिया तो उसको मार डाला आपने, किसी ने कुछ कह दिया, किसी से शादी कर ली तो दोनों को मार दिया। इस किस्म की न्यूज, और ये छोटी न्यूज होती है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हजारों लाखों किस्म की ऐसी है, 1-2 बार, लेकिन वो 1-2 बार काफी होता है। आप अगर किसी मोहल्ले में जाना चाहे, मुंतकिल होके नए मोहल्ले में, और वहां से आपको खबर मिले कि 2 चोरियां हो गई, 2 चोरियां क्या होती, लेकिन आप नहीं जाते, आप दूसरे मोहल्ले चले। तो हमारा जो सिग्नल गया है बाहर, वो इस किस्म का गया है कि इस मुल्क में कुछ तो गड़बड़ है भाई, कि यहाँ एक तो पैसे भी देने पड़ते हैं, करप्शन भी है,
और यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को पिटाई हो जाती है। तो वो भी है। अब जो पिछले दिनों गुड़गांव में मसला हुआ, वो यही हुआ कि बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम, दुनिया भर से आके वहां रहते हैं, मिलेनियम सिटी है गुड़गांव, उन्होंने कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं कि 2000 लोग तलवारें लेके जोर जोर से मार डालेंगे, काट डालेंगे बोलते हुए आपके घर के आंगन से गुजरे। वो आपके लिए, आप अखबार में पढ़ें कि मणिपुर में ऐसे हो रहा है तो शायद आप नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन आपके गेट पे कोई कर रहा हो अब तो आप परेशान हो जाएंगे, तब आप अगली अगली फ्लाइट। बेंगलोर, अहमदाबाद, गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली में ये होने लगे तो जाहिर है कि बड़ा खतरा आ जाएगा। हाँ, आप अपनी खिड़की से जब देखते हैं ना तो घबरा जाते हैं, टीवी पे देखते हैं तो आप नो हंस लेते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल तो सही ये बात। है मसले, ये मसले हैं बिल्कुल। हमारे पास। एक ये एक एक ये मेरा सवाल ये बनता है एक लेमैन के नाते कि ये बेरोजगारी दर तय कैसे करते हैं? तो बड़ा आसान है कि आपने 100 लोगों से पूछा, 100 लोगों से पूछा कि भाई, तो हम आके आपसे पूछते हैं धनंजय जी आप नौकरी करते हैं? आप कहते हैं हाँ करते हैं। आपने कल की नौकरी? हाँ की। एक हफ्ता पहले की? हाँ की। एक महीना पहले की? हाँ की। 6 महीने पहले की? नहीं की। तो हम लिखते हैं कि धनंजय जी की नौकरी ये उन लोगों में है जिनकी नौकरी पिछले 6 महीने से। दूसरे को लिखते हैं ये वो लोग हैं जिनकी नौकरी 3 दिन पहले मिली। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नौकरी या जिनको नौकरी थी नहीं। तो जब आप ये आंकड़ा निकाल के लाते हैं तो आप उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने नौकरी नहीं की, इस साल कभी नौकरी नहीं। उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं कहीं जाते हैं वो दुकान में हफ्ते में 2 दिन, और कुछ बेच बाच के आ जाते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं आपने नौकरी की, वो कहते हैं हाँ की, हालांकि वो नौकरी नहीं है। किसी ने 2 दिन खेत में काम किया, आपने पूछा काम करते हो, वो बोलता हाँ करता हूँ। तो इसमें जब हम पूछते हैं तो इसमें वो सब लोग वो बताते हैं जो वो समझते हैं। अगर मैं समझता हूं कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं भले ही आपके घर में आके आपकी गाड़ी धोता हूं, तो आजकल काफी लोग होते हैं जो आके सिर्फ आपकी गाड़ी साफ कर देते हैं, तो बिल्कुल आपने सही। 100 रुपए दे दिए। वो कहता है हाँ भाई मेरी नौकरी है, मैं रोज गाड़ी साफ। अब ये नौकरी है हुई या नहीं हुई, आप सोचिए आप। नहीं, वो आम जो भाषा में तो लड़का, नौकरी इसको नहीं कहते, आम भाषा में नौकरी तो जी, लोग इसको नौकरी नहीं कहते। इसको जी बिल्कुल सही। नौकरी इस तो वही वजह मानी से, जाती है जिसमें रेगुलर हर मंथ आपको सैलरी मिलती है। और आपको कुछ कुछ सिक्योरिटी हो, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपको कुछ पेंशन हो, अगर आपको बीमार हो तो आपको कोई सुविधा हो, ये उसमें तो तो कोई नहीं। और कम हो जाता है, उसमें तो उसमें और कम हो जाता वो 9% है जो मैंने शुरू में कहा। वो सिर्फ 9, इसीलिए देखिए हमारे पास ये नीति आयोग का नंबर है कि 85% ऐसे लोग हैं जिनको 25,000 से कम मिलता है। 85%। अगर हम में से कोई ऐसा है जो 65,000 से ज्यादा कमा रहा है तो हम ऊपर के 5% में है। 65,000 रुपए का मतलब $800, $1,000 भी नहीं होते। 65,000 रुपए 5 लोगों की का घर, 65,000 अगर आपकी तनख्वाह है तो आप टॉप 5% में है। 1 लाख कमा रहे हो तो आप टॉप 2% में है। तो ज्यादातर हमारी हमारी संख्या जो है, ज्यादातर हमारे लोग वो लोग हैं जिनको अगर आप सही तौर पे देखें तो वो गरीबी दर से नीचे हैं। है। 70-75% ऐसे लोग हैं जो जो 20,000 रुपए कमाते हैं। 20,000 अगर आप 4 लोगों में डिवाइड करें तो 5,000 महीना, 5,000 रुपए का महीने का मतलब 150 रुपए दिन के। तो वो तो गरीबी हुआ। तो इसी वजह से इतनी ज्यादा परेशानी है। और उसमें अगर आपकी नौकरी चली जाए, आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, और वो नौकरी चली जाए, तब सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। और वो बड़ी संख्या है। वो अगर 3 करोड़ लोग हों जिनके डिपेंडेंट 5-6 हों, हमारे पास एक और जो आंकड़ा हम देखते हैं वो कि कितने डिपेंडेंट होते हैं लोग। और हिंदुस्तान में एक आदमी के कई डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में, अमीर मुल्कों में यूजुअली कोई डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि मैं भी कमा रहा होता हूँ, मेरी बीवी भी कमा रही होती, मेरा 18 साल का लड़का वो भी कमा रहा होता है, और मेरे माँ बाप भी कमा रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक नौकरी पेशा आदमी के साथ 6-7 लोग होते हैं। तो जब आप कहते हैं कि 2% बेरोजगारी है तो वो 2 into 7 है वो। हम्म। तो वैसी स्थिति में जो आप जोड़ रहे हैं, अब इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल जो अभी आया है उसका हवाला देकर के आपसे समझना चाह रहा हूँ
कि राहुल गांधी ने कहा कि जो संसद पे हमला हुआ, और जो उससे इम्पोर्टेंट ये है कि उसने कहा क्या, और उसने कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी, रोजगार लाओ, रोजगार दो, जी जी बेरोजगार हैं। उस पर अमित मालवीय का आया स्टेटमेंट की 3.2% बेरोजगारी दर है। इतनी कम बेरोजगारी दर है जो दुनिया में वो अमेरिका से तुलना करने लगे या और विकसित राष्ट्रों से तुलना करे कि हमारे यहाँ बेरोजगारी दर इतनी कम है, यानी बेरोजगारी नहीं है, ये इशू ही नहीं। तो वैसी स्थिति में जब आप कह रहे हैं कि अगर 3% है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो वो हो जाता है 21%। जी लेकिन जो मैं देख रहा था, एक जो डेटा देख रहा था, जो ये बेरोजगारी दर तय करती है हिंदुस्तान में, वो बतला रहा है 9.2% बेरोजगारी दर दिसंबर की है। जी हाँ जी हाँ, अक्टूबर की ये कम थी। सरकारी अंक, ये जी, सरकारी सरकारी आंकड़े। आंकड़े, बिल्कुल। तो 9 आप सोचिए 10%। भाई एक एक मुल्क जहां पे 140 करोड़ लोग हैं, जहां 70 करोड़ लोग एडल्ट हैं, उनमें 10% बहुत बड़ा नंबर होता है। एक 14-15 करोड़ लोग होते हैं जो मुल्कों, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी आबादी इतनी बड़ी है। उन आबादियों से बड़ी हमारी बेरोजगारी। बिल्कुल। जी तो उसमें तो जो है बहुत बड़ा प्रतिशत है। फिर ये इस तरह से जो डाटा का खेल चलता है, और कोई लिख रहा है कि 3.2% बेरोजगारी दर है, कोई कह रहा है 9.10% है, कोई कह रहा है 8.6% है, क्योंकि हर महीने बेरोजगारी दर घटती बढ़ती रहती है। वैसे में आम आदमी के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वास्तव में बेरोजगारी कितने हैं, वो तय करना उसके लिए उसको लगता है कि अरे जी ये हाँ सही कह रहा है, उसको लग रहा है ये सही कह रहा है, और बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसी झगड़ा जी बड़ा हाँ होता जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इसी वजह से बेरोजगारी को हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी को सियासत से मत जोड़ो। आपका मुल्क का और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि लोगों के लिए नौकरियों की नौकरी दे नहीं, लेकिन इस तरह की सुविधा रखें कि लोग नौकरी कर सकें। और उस वजह से जरूरी है कि आप लोगों को पढ़ाएं। इसीलिए जरूरी है कि अच्छे स्कूल हो। कम नौकरी की दर ज्यादा कहाँ है बेरोजगारी की, जहां पे स्कूल नहीं है। अरे आप देखिए कि यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, यहीं पे तो बेरोजगारी ज्यादा है, क्योंकि वो उनको आपने पढ़ाया नहीं, वहां पे स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है भी तो बड़े घटिया किस्म के स्कूल है, कॉलेज तो है ही नहीं। तो एक तो ये है कि आपको लोगों को स्किल, चाइना में क्यों कम बेरोजगारी है, क्योंकि चाइना ने सबको पढ़ा दिया, सबको कॉलेज भेज दिया। दूसरी वजह ये होती है कि लोग बीमार हो जाते हैं। हमारे यहाँ इतने ज्यादा लोग बीमार होते हैं, 55-60 मिलियन लोग। एनएफएचएस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ये कहती है कि 60 मिलियन लोग ऐसे हैं, 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर साल गरीब इस वजह से होते हैं क्योंकि वो एक बार बीमार हो जाते हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल की। तो जब हेड ऑफ द हाउस होल्ड बीमार हो जाता है तो बाकी लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो खाना नहीं खा सकते, वो स्कूल नहीं जा सकते, और अगर वो मर जाए तो फिर वो हमेशा के लिए गरीब हो गए। तो ये तो एनएफएचएस, ये हेल्थ में सी, ये जो आंकड़े हैं ना, और इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ सरकारी आंकड़े देखें और सरकारी आंकड़ों पे भरोसा करें। हमारी सरकार को भी चाहिए कि अपने आंकड़ों पे भरोसा करे, हमें भी चाहिए कि हम अपने आंकड़ों पे, हमारी सरकार भी नहीं करती अपने आप के आंकड़ों पे भरोसा। है। हम नहीं, ये सरकार कहते हैं कि सरकार भैया तो अब आपके जी, सरकार तो अब ये आंकड़े ही जो है खत्म करने लगी कि आंकड़ा नहीं दे रही है जी सही। जी जी नहीं, लेकिन अभी भी अब ये आंकड़े जो हम सबके पास आ रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं कि 60 मिलियन लोग गरीब हो जाते हैं। ये लेबर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि 24% पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार है। ये एनएसएसओ का आंकड़ा है कि 10% अनएम्प्लॉयमेंट है। ये हम और कहाँ से लाएंगे आंकड़े? आंकड़े तो गवर्नमेंट ही देती है। तो ये आप ही के आंकड़े हैं, इसको रेस्पेक्ट कीजिए, इसका हल तलाश कीजिए। इसको नकार देना, इसको कहना कि नहीं ये गलत है, वो तो कोई हल कभी आएगा ही नहीं हल। अगर आप मसले को ही नहीं समझ रहे, अगर आप मसले को मान ही नहीं रहे, अगर आप समझ रहे हैं कि कोई कह दे कि अरे ये मसला है तो ये आपके खिलाफ बात हो रही है, या आपकी नीति के, आपके गवर्नमेंट के, आपकी इस मुल्क के खिलाफ, तो ये तो गलत बात हुई। वही लोग परेशान होते हैं मुल्क के लिए जिनको मुल्क से रगबत होती है, जिनको मुल्क से मोहब्बत होती है। अदरवाइज कोई कौन, ठीक है चलता रहे। तो हमें अपने गरीबों की, अपने बेरोजगारों की फिक्र है, इसीलिए हम ये आप ही के आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं। आपको चाहिए कि वो लेके आप ये मालूम करें कि भाई इसका हल क्या, और इसका हल कोई बहुत मुश्किल हल नहीं है। इतने बड़े मुल्क में जहां इतनी इतनी रोजगार की अपॉर्चुनिटी है, जहां इतने घर अभी बनने हैं, जहां इतने रोड अभी बनने हैं,
हजारों गांव हैं जहां पे अभी तक रोड नहीं गई, जहां अभी तक ब्रिज नहीं बना, हर शहर में ऐसा है। तो जहां इतनी सुविधा, इतनी अपॉर्चुनिटी है, वहां तो नौकरियां बनाना बड़ा आसान काम है। आप उसको एक्नॉलेज तो कीजिए, आप उसको मानिए तो पहले अपने ही आंकड़ों में। तो मैं मुख्तसर आखिरी में ये जी, बताना चाह जी, रहा हूँ कि जी, हर आदमी को ये चाहिए कि वो दो आंकड़े देखे। एक आंकड़ा वो कि कितने लोग हैं मुल्क में, कितने लोग ऐसे हैं जो 15-16 साल की उम्र से बड़े हैं, उससे छोटे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। तो 300 मिलियन बच्चे जो हैं वो हम हटा देते हैं। एक 1400 मिलियन में से आप 300 मिलियन बच्चों को हटा दीजिए, 1100 मिलियन बचे। 1100 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए। उन 1100 मिलियन में आप एक 100 मिलियन को हटा दीजिए जो 60-65 से बड़ी उम्र के, तो 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए। 100 करोड़ नौकरियां तो है ही नहीं। नौकरियां हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 1.5 लाख हर साल, तो हमें बहुत दूर जाना है। उन 100 करोड़ में 50 करोड़ तो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, वो इजाफी हैं। 50 करोड़ का हमको 20 करोड़ कर देना चाहिए जल्दी से, क्योंकि वो इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। उनको हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में लाएं। कैसे लाएं? उनकी पढ़ाई कराएं, अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, कि वो पढ़े भी और सेहतमंद भी हो। अच्छा अच्छा एम्प्लॉय कौन होता है? जो रोज आता हो, जो हर 3 दिन को छुट्टी नहीं लेता कि मैं बीमार हो गया, मुझे टीबी हो गया। तो ये दो चीजें हमें करनी है, पढ़ाई और सेहत। उसमें हम बहुत कम पैसे खर्च करते हैं। हमें चाहिए कि वो दोनों पे हम फोकस करें, वो दोनों चीजों को हम बेहतर बनाएं। हमारे स्कूल अच्छे हों, कॉलेज अच्छे हों, और हम ये माने कि हम इतने ज्यादा लोगों को नौकरी सरकार हरगिज नहीं दे सकती, लेकिन अगर सरकार उनको पढ़ा दे और उनकी सेहत का ख्याल रखे तो बाकी लोग उनको नौकरी देंगे, बाहर से लोग आएंगे। हम ऐसा ऐसा माहौल करें कि लोग बाहर से आके निवेश करें, जो अपने लोग हैं वो भी अपना निवेश करें। ये क्यों हो रहा है कि हिंदुस्तानी कैपिटलिस्ट, हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है? पिछले 6 साल से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंडिया का जीरो है। हमारे लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में? वो बाहर क्यों जा रहे हैं इन्वेस्ट करने? ये हम सोचे और इसका हल तलाश करें। जब हम जी, एक अच्छा माहौल बना देंगे तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगा कोई? क्यों नहीं आएगा बाहर से कोई? आए ना भाई, बिल्कुल। इतने बहुत से लोग हैं। तो ये आखिरी बात है कि आप पूरे 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 मुल्क का आंकड़ा देखें, उसमें देखें कि कितने लोग नौकरी कर सकते हैं। उसमें ये देखिए कि कितने लोगों ने नौकरी की से मायूस होकर नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है। वो इतने ज्यादा लोग क्यों हैं? वो 50% ऐसे लोग क्यों हैं? दुनिया भर में वो 20 से कम है, हमारे यहाँ 50%। और औरतें सारी वो क्यों नहीं आती वर्कफोर्स में? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा बड़ा आंकड़ा है बनिस्बत अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कि आपके जब बच्चों आपके आपके समझे 5 बच्चे हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, स्कूल ही नहीं जाते। तो आपको ये देखना होगा कि वो क्यों नहीं जाते, उनको आपने क्या कर दिया है कि वो स्कूल से नाराज। और जो 3 है जिनको स्कूल में दाखला नहीं मिलता, उनका अलग मसला है कि आप उनको कैसे ट्यूशन दें कि वो स्कूल में दाखला लें। हमारे पास आधी जनता ऐसी है जो नौकरी नहीं करना चाहती, या नहीं नहीं वो उसने छोड़ दिया। उनसे आप देखें कि वो क्यों क्यों नहीं करना चाहते, और जो 50% है उनमें कितनों को हम नौकरी दे सकते हैं या नौकरी की तलाश में मदद कर सकते जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आमिर साहब, आप हैं। आए और इतना हाँ, डिटेल आपने बताया, फिर इसके हम ये करेंगे। तो बहुत-बहुत जी धन्यवाद सर, और हम फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही। तो थैंक यू सो मच। जी, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये ज़रूर बतलाएँ और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।